मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू किए थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, उसमें हम लोग ड्रग्स क्या है, मेडिसिन क्या है और केमोथेरेपी क्या है, इन 3 शब्दों की हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स के प्रकार के बारे में। ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ड्रग्स को हम यूज किस उद्देश्य के लिए करते हैं। हम लोग किसी ड्रग्स का इस्तेमाल दर्द से बचाव के लिए करते हैं, या तो फिर मेंटल स्ट्रेस है उससे बचाव के लिए करते हैं, या तो फिर बुखार है उससे बचने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर वायरल डिजीज हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है उससे बचाव के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग केमिकल को अलग अलग पर्पस से यूज करते हैं। तो इस पर्पस के आधार पर केमिकल को, ड्रग्स को अनेक प्रकार से डिवाइड किया गया है। उनकी हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा है एनाल्जेसिक्स, है ना। पहला प्रकार क्या बच्चों, एनाल्जेसिक। बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे शरीर में दर्द हो रहा हो और उस दर्द से बचने के लिए जिन दवाओं का, जिन रसायनों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन दवाओं को कहा जाता है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आर द केमिकल्स यूज्ड टू रिलीव पेन विथआउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंसेस इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो सूचनाओं को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाए बिना जो केमिकल दर्द से बचाव करते हैं उन्हें एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। तो एनाल्जेसिक्स आर द केमिकल्स यूज्ड टू रिलीव पेन। एनाल्जेसिक वे केमिकल है जो दर्द से बचाव करते हैं विथआउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बिना कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न किए। ठीक है, एनाल्जेसिक 2 प्रकार के होते हैं, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो आपको दर्द से बचाव तो करेंगे, लेकिन उस केमिकल को खाने के बाद आपको बेचैनी महसूस होगी, आपको नींद आने लगेगा, थोड़ा सा नशापन जैसा छा जाएगा। तो वैसे एनाल्जेसिक को नार्कोटिक्स कहा जाता है। और वैसे ड्रग्स जो दर्द से हमें बचाएंगे जरूर, लेकिन उनके सेवन से ना तो हमें नींद आएगा ना तो बेचैनी आएगा। ठीक है, वैसे दवाओं को हम कहते हैं नॉन नार्कोटिक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो डेफिनेशंस आते हैं लिखने के लिए। इस चैप्टर में हमेशा डेफिनेशन से पूछे गए हैं। आपको हम क्वेश्चन बैंक सेंड करेंगे 10 साल का, जो क्वेश्चन अब तक जैक बोर्ड में पूछा हुआ है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो नार्कोटिक्स क्या है? ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप, मतलब नींद, एंड अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेचैनी। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? बेचैनी। तो ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस बट रिलीव पेन्स, है ना, बट रिलीव पेन। इसका एग्जांपल है आपका मॉर्फिन। इसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, है ना। ये कुछ नार्कोटिक्स के एग्जांपल हैं। अगर हम इनका सेवन करते हैं मॉर्फिन का या कोडीन का या हेरोइन का, तो ये हमको दर्द से तो बचाएंगे, लेकिन इनका खाने का आपको लत भी लग सकता है। प्लस ये इनका सेवन करने के बाद आपको नींद भी आएगी, आपको बेहोशी भी छाने लगेगी। और नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स विच डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस, है ना। ड्रग्स विच डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस बट रिलीव पेन। इसका एग्जांपल है एस्पिरिन, पैरासीटामोल। इसका एग्जांपल है एस्पिरिन, पैरासीटामोल। ठीक है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल का आपको स्ट्रक्चर भी आ सकता है बनाने के लिए। तो देखिए आपको हम एस्पिरिन और पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर H लगा हुआ रहता है, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अगर इस H को हटा करके अगर हम लोग यहाँ पर C+O और CH3 एसिटाइल ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा एस्पिरिन। इसका
पॉपुलर नेम एस्पिरिन है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं, देखिए ये जो दिख रहा है वो आपका बेंजोइक एसिड है और ये मेरा एसेटॉक्सिक ग्रुप है। तो 1 2 2 एसेटॉक्सिक बेंजोइक एसिड, 2 एसेटॉक्सिक बेंजोइक एसिड। उसी प्रकार से है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ अगर ये एन लगा रहेगा तो ये हमारा अमाइड ग्रुप है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है एसेटामाइडो। क्या नाम दिया गया बच्चों? एसेटामाइडो। तो हम यहाँ फिनॉल को मानेंगे मेन कंपाउंड, ठीक है। तो पारा एसेटामाइडो, या हम यहाँ 4 भी यूज कर सकते हैं, है ना, पारा एसेटामाइडो फिनॉल, पारा एसेटामाइडो फिनॉल, और इसी का नाम है पारासीटामोल। तो ये 2 स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा, जनरली इस चैप्टर में स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पारासीटामोल और एस्पिरिन ये 2 बहुत ही पॉपुलर केमिकल हैं जिनका आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है। ये जो हमारा एस्पिरिन है, ये जो हमारा एस्पिरिन है, ये थोड़ा हमारे इंडिया में तो इसको बैन किया हुआ है, क्योंकि एस्पिरिन जब हम एस्पिरिन का सेवन करते हैं तो जब वो हमारे शरीर में जाएगा तो ये उत्पन्न करता है सैलिसाइलिक एसिड, ये टूट जाता है, बनाता है सैलिसाइलिक एसिड। अगर यहाँ O के बाद यहाँ H लगा देंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। ये जो सैलिसाइलिक एसिड है वो हमारे पेट में जलन उत्पन्न करता है, जलन। और अगर उसका ज़्यादा अगर हम एस्पिरिन का इस्तेमाल करेंगे तो उस जलन की वजह से हमारे आंत में घाव पड़ जाएगा, जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं। अगर इसका समय पे इलाज नहीं किया जाए तो यही अल्सर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने हम बोल सकते हैं कि कैंसर का बचपन होता है अल्सर, जब वो छोटा है, जब वो हल्के मात्रा में है तो उसे अल्सर बोलते हैं, और अगर इसका सही समय पे उपचार ना हो तो यही अल्सर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कैंसर का बचपन है अल्सर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, जो एस्पिरिन होता है उसके पास ब्लड को थक्का जमने से बचाता है, इसके पास एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है। एस्पिरिन फाइंड्स यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में थोड़ा ब्लड का क्लॉटिंग होता है, तो उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए एस्पिरिन दिया जाता है। तो एस्पिरिन हमारे इंडिया में चलिए बाधित है, मतलब बैन है, मतलब कोई दवा वाला बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन का आपको एस्पिरिन नहीं दे सकता, इस तरह से बाधित है वो। तो अगर डॉक्टर आपको एस्पिरिन लेने के लिए लिखा हुआ तो आप ले सकते हो, लेकिन बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा दुकान आपको एस्पिरिन नहीं दे सकता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचने पर रोक लगा हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन है, आपको डॉक्टर ने सलाह दिया है एस्पिरिन खाने का, तो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट अटैक में, क्योंकि इसके पास एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन पाया जाता है, ठीक है। ड्रग्स हमारा है एंटीपायरेटिक्स, है ना। तो एंटीपायरेटिक्स तब हम इस्तेमाल करते हैं जब आप फीवर से पीड़ित हो, और आपको फीवर है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तब हम लोग एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर। बुखार के दौरान बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फेनासेटिन। अब एस्पिरिन और पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। फेनासेटिन का स्ट्रक्चर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा कैटेगरी है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर वैसे पेशेंट को दिया जाता है जो ज़्यादा चिंता करते हैं, जो हमेशा तनाव में रहते हैं, जो चिंतित रहते हैं, वैसे पेशेंट को दिया जाता है ट्रैंक्विलाइजर। किसी को अपने बेटी का शादी करना है, दहेज का पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है, वो बहुत सारा कर्ज ले लिया और किस तरह से शादी कर लिया, अब कर्ज के बोझ में वो हमेशा चिंतित रहता है। देखिएगा वैसे लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ठीक से पढ़ लिख नहीं रहे हो, है ना, आपके माता पिता ये सोच के चिंतित रहेंगे अपना बेटा का हम शादी कैसे करेंगे, दहेज हमको कैसे मिलेगा, मेरा बेटा तो पढ़ता नहीं है, वो ये सोच के चिंतित रहेंगे, ठीक है। अधिकांश बीमारियों का जो जड़ होता है वो चिंता होता है। जो पेशेंट चिंतित होते हैं, जो तनाव लेते हैं, वैसे पेशेंट को दिया जाता है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर को एंटी डिप्रेसेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति चिंतित होता है, जो चिंता करता है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है, ठीक है। तो जिसका कॉन्फिडेंस गिरता है वही चिंतित रहता है। तो इसलिए डिप्रेशन को कम करने के लिए भी ये केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एंटी डिप्रेसेंट।
एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, है ना, डिप्रेशन के विरुद्ध ये काम करता है। और इसको साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। साइको का मतलब होता है, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, तो साइको का मतलब हो गया मन। तो चूंकि हमारे ये मन से संबंधित है, चूंकि हम सोचते रहते हैं, है ना, सोच सोच के हम चिंतित होते हैं, तो चूंकि ये हमारे सोचने समझने की क्षमता पे काम करता है, इसलिए इसको साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। पी हमारा साइलेंट होता है, साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन बहुत सिंपल है। ट्रैंक्विलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर गिवन टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये एक साथ लिखा हुआ, ये अलग अलग नहीं लिखा हुआ है। एंजाइटी पढ़ लीजिएगा ना, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चिंता। और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव। ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर वे केमिकल सब्सटेंस है जो वैसे मरीजों को दिए जाते हैं जो तनाव और चिंता से पीड़ित होते हैं, इससे एग्जांपल है बारबिट्यूरिक एसिड और इसकी डेरिवेटिव। बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव मतलब इसी से उत्पन्न हुए कंपाउंड, जैसे हमारा वेरोनल है, एमिटल है, लुमिनल है, सेकोनल है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। हम शुरू में ही बोले थे कि चैप्टर में डेफिनेशन मुश्किल नहीं है, मुश्किल आपको एग्जांपल करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा नए नए नाम है, थोड़ा टेढ़े टेढ़े नाम है, तो आसानी से याद नहीं होंगे, लेकिन 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, वेरोनल, एमिटल, लुमिनल, सेकोनल ऐसे बोलते रहिए, रेमिंग वर्ड है, सब एक ही जैसा लग रहा है सुनने में। ये जो वेरोनल, एमिटल, लुमिनल, सेकोनल है, ये हमारे बारबिट्यूरिक एसिड की डेरिवेटिव है। तो दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड बारबिट्यूरेट्स। क्या कहा जाता है? इनको बारबिट्यूरेट्स बोलते हैं। बारबिट्यूरेट्स मिला करके, इन सभी को मिला करके बारबिट्यूरेट्स कहा जाता है। और बारबिट्यूरेट्स आर हिप्नोटिक, है ना, हिप्नोटिज्म, वशीकरण, हिप्नोटिक। तो हिप्नोटिक का मतलब होता है कि अगर आप ये सब केमिकल का अगर आप यूज करोगे तो आपको जो दिमाग का अपना जो सोचने समझने की क्षमता वो खत्म हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि वश में कर लेना, हिप्नोटाइज कर लेना। कि हम बोलेंगे बाबू पेड़ पे चढ़ जाओ तो तुम पेड़ पे चढ़ जाओगे, बोलेंगे तुम सो जाओ तो सो जाओगे, बोलेंगे जाओ गड्ढे में गिर जाओ तुम गड्ढे में गिर जाओगे। मतलब ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं काम कर रहा है, जो सामने वाले व्यक्ति बोल रहा है वही काम तुम कर रहे हो। इसको कहा जाता है हिप्नोटिज्म, सम्मोहन। तो ये जो ड्रग होते हैं ये हिप्नोटिक नेचर के होते हैं। एग्जाम में पूछता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ हिप्नोटिक ड्रग, तो आप वेरोनल, एमिटल, लुमिनल, सेकोनल में से कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, है ना। तो बारबिट्यूरेट्स आर हिप्नोटिक, मतलब ये जो बारबिट्यूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव है ये नेचर में कैसे होते हैं? हिप्नोटिक। इनको सेवन करने के बाद आपका खुद का दिमाग नहीं काम करेगा, सामने वाला व्यक्ति जो बोलेगा आप वैसे ही बिहेव करोगे। तो अगला हमारा चौथा नंबर कैटेगरी है एंटी माइक्रोबायल्स, है ना। देखो एक शब्द लिखा हुआ बच्चों माइक्रोब। क्या लिखा हुआ? माइक्रोब। माइक्रोब का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव। तो एंटी माइक्रोबायल्स, सूक्ष्म जीवों से क्या होता है? इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से हम बीमार पड़ते हैं। तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इनके इन्फेक्शन से जो केमिकल सब्सटेंस हमें बचाता है, वैसे केमिकल पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबायल्स। तो एंटी माइक्रोबायल्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू क्योर का मतलब होता है ठीक करना, क्योर इन्फेक्शंस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते संक्रमण से बचाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले केमिकल पदार्थों को एंटी माइक्रोबायल्स कहा जाता है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। ठीक है, जो केमिकल बैक्टीरिया से हमें बचाता है उसको एंटी बैक्टीरियल कहा जाता है। जो हमें वायरस से बचाता है उसे एंटी वायरल ड्रग कहा जाता है, और जो हमें फंगी से बचाता है उसको एंटी फंगल ड्रग कहा जाता है। इसका मतलब एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग और एंटी वायरल ड्रग,
इनको हम एंटी माइक्रोबायल एजेंट्स कह सकते हैं। तो दीज इंक्लूड एंटी बैक्टीरियल्स, एंटी फंगल और एंटी वायरल एजेंट्स। ठीक है, तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल जो केमिकल होते हैं उन्हीं को हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कहेंगे। अब सम इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स आर, अब हम कुछ महत्वपूर्ण एंटी माइक्रोबायल ड्रग के बारे में जानेंगे। तो वो कौन है? नंबर 1 है हमारा, चलिए नंबर स्मॉल एक कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स नंबर स्मॉल भी है हमारा, एंटीसेप्टिक्स और स्मॉल सी हो गया, डिसइंफेक्टेंट्स। ये तीनों हमारा एंटी माइक्रोबायल ड्रग का एग्जांपल है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। अब एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या है, इन तीनों को भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए ए नंबर है हमारा एंटीबायोटिक, ए नंबर हमारा क्या है? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का जो ओल्ड डेफिनेशन था, है ना, उसमें ये था कि एंटीबायोटिक वे केमिकल सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता था और फिर इसका इस्तेमाल दूसरे घातक एंटीबायोटिक को या तो मार देने के लिए या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता था। देखिए, तो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त सब्सटेंस है और फिर इसका इस्तेमाल दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे किया जा रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुआ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे पदार्थ को एंटीबायोटिक कहा जाता है। लेकिन अब जो एंटीबायोटिक है इसको बहुत हद तक लेबोरेटरी में भी तैयार किया गया है। तो अब इसका जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है कि द केमिकल सब्सटेंसेस, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड होली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस। मतलब अब इन रसायनों को या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से केमिकल सिंथेसिस के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, हमने प्राप्त बनाया जा रहा है। पहले इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किया जाता था, पहले इनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जाता था, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही इसको निकाला जाता था और फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इसका यूज किया जाता था। तो इसको ऐसे भी कहा जाता था साइंस की भाषा में, एक चोर दूसरे चोर के पीछे, एक चोर दूसरे चोर के पीछे, है ना। हमने चोर से ही प्राप्त हुआ और चोर के पीछे ही लगा दिया गया। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम एंटीबायोटिक को लेबोरेटरी में भी बनाते हैं, है ना। बहुत हद तक एंटीबायोटिक को लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है और कुछ कुछ अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त किए जाते हैं। तो द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड होली, पूरी तरह से, और पार्टली, आंशिक रूप से, बाय केमिकल सिंथेसिस, जो केमिकल सिंथेसिस के द्वारा या तो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए ब्रैकेट वाला छोड़ करके हम लोग पढ़ते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस विच इन लो कंसेंट्रेशन, जो कम मात्रा में आइदर किल, या तो मार देते हैं, और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो जान से मार देते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को बाधित कर देते हैं, मतलब उसको फर्दर बढ़ने के लिए रोक देता है, आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखिएगा आप लोग, द केमिकल सब्सटेंसेस विच इन लो कंसेंट्रेशन आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो तैयार किया गया था वो था हमारा पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। ये एक प्रकार का मॉल था, फंगस था, पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस था, है ना। इस फंगस से ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन को डिराइव किए थे, जैसे इसका नाम पड़ा पेनिसिलिन, क्योंकि प्राप्त किससे हुआ था? ये पेनिसिलिनियम नोटाटम नामक फंगस से।
इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पेनिसिलिन। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है जो लेबोरेटरी में तैयार किया गया था, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, हम लोग पेनिसिलिन। अब एंटीबायोटिक दो तरह से काम करते हैं, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जान से मार देते हैं, या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वृद्धि को बाधित कर देते हैं, रोक देते हैं, फर्दर वो बढ़ने नहीं देते हैं। तो एंटीबायोटिक को दो प्रकार से बांटा गया है, एक वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जान से मार देगा, और एक वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जान से नहीं मारेगा लेकिन उसकी वृद्धि को क्या करेगा, रोक देगा, कंट्रोल में रखेगा। तो एंटीबायोटिक दो प्रकार के हो गए, जो जान से मार देता है उसे बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक, और जो वृद्धि को रोक देता है उनको बोला जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक नाम को ध्यान से याद रखिएगा, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट। तो यहाँ से पकड़ लीजिएगा कि जो स्थिर कर दे, जो रोक दे, जो कांस्टेंट कर दे, वो हो गया हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक, और जो जान से मार देगा वो बैक्टीरिसाइडल। डेफिनेशन भी आता है लिखने के, तो आप लिखोगे कि बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर में जान से मार देते हैं, और बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। अब एग्जांपल थोड़ा ध्यान से याद करिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक। अब आपको तीन नाम यहाँ से लिखा हुआ रहेगा और एक नाम यहाँ से लिखा हुआ रहेगा, तो इसको आप टिक मारिएगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जितना समय आपको डेफिनेशन याद करने में नहीं लगेगा उससे ज़्यादा समय आपको एग्जाम्पल याद करने में लगेगा। तो पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और ऑफ्लोक्सासिन, ये तीनों बैक्टीरिसाइडल हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर में जान से मार देते हैं, और वही हमारा एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, है ना। नाम को थोड़ा 2-3 बार बोलिएगा, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, इस प्रकार से बोलिएगा तो धीरे धीरे एग्जाम्पल भी क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब एंटीबायोटिक के काम करने का जो स्टाइल है, इसके आधार पर एंटीबायोटिक को मेनली दो भागों में बांटा गया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखिए, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा और नैरो का मतलब होता है पतला, संकरा। तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो अनेक प्रकार के घातक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर सकते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टूडेंट्स दो प्रकार से बांटा गया है, बायोलॉजी के स्टूडेंट ज़्यादा जानते होंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दो प्रकार हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम लोग केमिस्ट्री में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, ये थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राम स्टेन। क्या नाम था? ग्राम स्टेन, है ना। वो सबसे पहले वो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किए थे, ग्राम पॉजिटिव, उन्हीं के नाम के आधार पर इनका नाम पड़ा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम स्टेन बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, उनको बहुत प्रकार का बैक्टीरिया मिला और बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना चाह रहे थे। तो क्या किए थे कि वो लिए थे क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, इथेनॉल, सैफ्रानिन। देखिए, जो बैक्टीरिया था उस पर सबसे पहले क्रिस्टल वैलेट का लिक्विड डाला गया है बैक्टीरिया पे। तो बैक्टीरिया का जो कलर था वो पर्पल हो गया, सारा बैक्टीरिया का कलर क्या हो गया? पर्पल। अब 1 मिनट क्रिस्टल वैलेट डालने के बाद अब 1 मिनट उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डाल करके छोड़ दिया गया। 1 मिनट के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन डाल करके छोड़ दिया गया। तो अभी भी बैक्टीरिया का जो कलर था वो पर्पल ही था। अब फिर उसमें इथेनॉल का सॉल्यूशन डाला गया। तो कुछ बैक्टीरिया जो था
उसमें पर्पल कलर मेंटेन रहा, पर्पल कलर मेंटेन रहा, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो कलरलेस हो गया इथेनॉल डालने के बाद। अब इथेनॉल डालने के बाद सैफ्रोनिन का सॉल्यूशन होता है ना, सैफ्रोनिन एक केमिकल सब्सटेंस है, इसका इस्तेमाल स्टेनिंग करने के लिए किया जाता है। अब सैफ्रोनिन के सॉल्यूशन को उस बैक्टीरिया, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पे डाला गया, तो कुछ बैक्टीरिया पर्पल का पर्पल ही रह गया, पर्पल का पर्पल ही रहा, और जो कलरलेस था वो पिंक हो गया, पिंक या बोल सकते हो रेड हो गया, पिंक या रेड। तो जो बैक्टीरिया इन चारों केमिकल डालने के बाद पर्पल ही रहा, उसको नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या नाम दिया गया बच्चों उसको? है ना, उसको नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन जो बैक्टीरिया इन चारों केमिकल डालने के बाद रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, उसको नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के दो प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों शब्द को हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए। तो जो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव तथा, ध्यान दीजिएगा तथा बोल रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पे अपना असर डालता है, उसको कहा गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लेकिन जो एंटीबायोटिक सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अपना असर डालता है, या तो ग्राम पॉजिटिव पर या तो ग्राम नेगेटिव पर, दोनों पर नहीं, या तो ग्राम पॉजिटिव पर या तो ग्राम नेगेटिव पर, उसको नाम दिया गया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और एक और नाम दिया गया है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक्चुअली में लिमिटेड और नैरो एक ही चीज है ना। लिमिटेड स्पेक्ट्रम में क्या है कि जो एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी को ही ठीक करने के लिए यूज होता है, बाकी और वो किसी दूसरी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही प्रकार की बीमारी को जो एंटीबायोटिक ठीक कर सकता है, इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है, उसको नाम दिया गया है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स द फुल रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक्ड बाय एन एंटीबायोटिक इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। मतलब एंटीबायोटिक का सारा रेंज जिस पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सारा रेंज जिस पर एक एंटीबायोटिक अपना प्रभाव डाल सकता है, उसको कहा गया स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। एक्शन का स्पेक्ट्रम, मतलब हम बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक के काम करने के स्टाइल को भी कहा जाता है स्पेक्ट्रम। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है वो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे असरदार होता है। इसका एग्जांपल है एम्पीसाइलिन, एमॉक्सिसिलिन, ये दोनों पेनिसिलिन के डेरिवेटिव है ना, एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। क्लोरामफेनिकोल और फ्लोक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, जो हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक वाले जो एग्जांपल थे वो सभी के सभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली अ स्पेसिफिक ग्रुप, जो सिर्फ एक खास ग्रुप के विरुद्ध प्रभावी होता है, बैक्टीरिया के एक खास ग्रुप के विरुद्ध, मतलब आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों में से किसी एक पर जो एंटीबायोटिक प्रभावी होता है उसको कहा जाता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और इसके एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, बासिट्रासिन और पोलीमाइसिन, है ना। ये जो पेनिसिलिन और बासिट्रासिन है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे असर डालता है, और जो पोलीमाइसिन है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर असर डालता है। पोलीमाइसिन्स। अगला हमारा लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन सिंगल टाइप ऑफ डिजीज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज पर जो सिर्फ प्रभावी होता है उसको कहा जाता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसका एग्जांपल हम यही दे सकते हैं पेनिसिलिन,
या बासिट्रासिन या पोलीमाइसिन, है ना। ठीक है, अगला हमारा एंटी माइक्रोबायल ड्रग है एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक वे केमिकल होते हैं जो हम लिविंग टिश्यूज पे, जीवित ऊतकों पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घातक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो जान से मार देते हैं या तो उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स आर द केमिकल्स विच आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, और जिनका जीवित ऊतकों पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन आएगा लिखने के लिए, है ना, तो आप डेफिनेशन लिख दोगे और एग्जाम्पल सीधे यहाँ लिख दोगे। एग्जाम्पल लिख दोगे आप, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, कॉमन आप लिख सकते हो डिटॉल। ठीक है, फिर आप यहाँ लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म CHI3, फिर लिख सकते हो टिंचर ऑफ आयोडीन, फिर लिख सकते हैं 0.2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। तो अगर आपको सिर्फ एंटीसेप्टिक का डेफिनेशन आएगा लिखने के लिए, तो बस आप डेफिनेशन लिखो और फिर एग्जाम्पल लिख दो, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डिटॉल, क्लोरोफॉर्म, टिंचर ऑफ आयोडीन, 0.2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, एटसेट्रा। ठीक है, इन्हीं एग्जाम्पल को थोड़ा सा नीचे में डिटेल से थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं एग्जाम्पल को हम डिटेल से लिख रहे हैं। जैसे एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन वुंड्स, कट्स एंड डिजीज्ड स्किन सरफेस। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? घाव में कर सकते हैं, अगर हमारा शरीर कहीं कट गया उस कट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिजीज्ड स्किन सरफेस, डिजीज्ड मैंने त्वचा का वह सतह जहाँ पर कोई बीमारी हो, जैसे आपको खुजली हो रहा हो, चट्टे निकल गया हो या वहाँ फंगस लग गया हो, तो वैसे स्किन के सरफेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और याद रखना है कि एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ओनली एक्सटर्नली। एंटीसेप्टिक को सिर्फ हम बाहर से लगाते हैं, उसको हम लोग खाते नहीं हैं, मुंह के द्वारा उसको खाना नहीं है, उसको सिर्फ बाहर से लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, है ना, ये सब केमिकल सब्सटेंस है, उनका नाम है फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डेटॉल। ठीक है, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डेटॉल। डेटॉल में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? तो डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल। डेटॉल जो है वो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का मिक्सचर है। ये दोनों का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। देखिए, क्लोरोजाइलिनॉल, बेंजीन का रिंग बनाइए या OH लगाइए और यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे Cl, इसका नाम है क्लोरोजाइलिनॉल। और टर्पिनियोल, यहाँ भी बेंजीन का रिंग है, यहाँ CH3 है और फिर एक कार्बन पे 3 बॉन्ड दिखाइएगा, यहाँ लगाइएगा CH3, 2 बॉन्ड में CH3 और 1 बॉन्ड में अल्कोहल, इसका नाम है टर्पिनियोल। ये दोनों हमारे डिटॉल के कंपोनेंट है। डिटॉल में ये दोनों केमिकल पाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं द कंपोनेंट प्रेजेंट इन डिटॉल आर, है ना, ए ऑप्शन में ये लिखा हुआ रहेगा, बी ऑप्शन में ये लिखा हुआ रहेगा, सी में बोथ दे सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है? बिथिनॉल, ये भी हमारा एंटीसेप्टिक है। बिथिनॉल को बिथियोनल भी कहा जाता है ना, बिथियोनल या बिथियोनल, या OL है, लास्ट में AL है, दोनों नाम यूज होता है, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ रह सकता है। ये क्या है? प्रेजेंट इन सोप्स एज एन एंटीसेप्टिक, जो हम साबुन नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साबुन भी तो हमारे शरीर में, त्वचा में मौजूद जर्म्स को मारता है, तो उसके पास भी एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है। तो साबुन का जो एंटीसेप्टिक का गुण होता है वो इसी पदार्थ है बिथियोनॉल के चलते। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आप बेंजीन का 2 रिंग बनाइएगा इस प्रकार से, और दोनों को सल्फर से हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों रिंग को सल्फर से क्या करना है? जोड़ देना है, और फिर बगल वाले पोजीशन पर OH ग्रुप लगाना है, और फिर यहाँ पर 2 क्लोरो ग्रुप लगाना है, इस प्रकार से दोनों में। ये हमारा हो गया बिथियोनॉल। ये बिथियोनॉल का स्ट्रक्चर ये हमारा पाया जाता है किसमें? साबुन में। फिर हमारे एग्जांपल क्या बच्चों? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जानते हो, CHI3 बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और फिर हमारा है टिंचर ऑफ आयोडीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर पूछता है व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, तो हम क्या जवाब देंगे कि
कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 to 3% आयोडीन एंड इथेनॉल। 2 से 3% आयोडीन और इथेनॉल के मिक्सचर को ही कहा जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। एक पीला रंग का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से एग्जांपल ना लिख करके आप इसे कॉमा कॉमा करके लिख सकते हो अगर परिभाषा पूछेगा तो। बाकी एक नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 to 3% आयोडीन प्लस इथेनॉल। आपको पूछ सकता है कि राइट द नेम ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन डिटॉल, तो आप लिखोगे क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल, है ना। फिर साबुन में कौन सा एंटीसेप्टिक पाया जाता है, तो बिथ्यूनॉल हो गया, ठीक है। और जो अंतिम एंटी माइक्रोबायल ड्रग है वो है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में बस थोड़ा सा अंतर है कि एंटीसेप्टिक को हम लोग लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट को हम लिविंग टिश्यूज पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग टिश्यूज पे ही उपयोग किए जा सकते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल सबस्टांसेस that kill microorganisms but cannot be applied on living tissues, लेकिन इनको हम जीवित ऊतकों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नॉन लिविंग को हम लोग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। आपको नॉन लिविंग इनएनिमेट में जो वर्ड अच्छा लगे आप याद कर सकते हो। तो डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्लोर। फ्लोर का मतलब हो गया हमारा घर का जो सतह जमीन होता है वो। टॉयलेट्स मतलब जान रहे हो, टॉयलेट्स है ना, टॉयलेट्स बाथरूम। ड्रेन का मतलब होता है नालियाँ और एटसेट्रा लिखा हुआ, मतलब जैसे जो सर्जिकल ऑपरेटर्स होते हैं ऑपरेशन करने से पहले जो चाकू को इस्तेमाल होता है उनको भी हम लोग सबसे पहले स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है 0.2 to 0.4 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, जैसे परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट्स पर 100, प्रति 100 में हिस्सा। तो ppm का मतलब होता है प्रति 10 लाख में हिस्सा, प्रति 10 लाख में हिस्सा। ये कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का एक यूनिट है, आपको पता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर में। तो 0.2 to 0.4 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन सॉल्यूशन, है ना। क्लोरीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कीटनाशक है, इसकी बहुत ही कम मात्रा को हम इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में। अगर ज़्यादा मात्रा यूज कर लेंगे तो व्यक्ति को भी मार देगा वो। 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, है ना। फिनॉल का सॉल्यूशन जिसमें फिनॉल की मात्रा मात्र 1% होनी चाहिए। और सल्फर डाइऑक्साइड इन वेरी लो कंसेंट्रेशन। सल्फर डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में करेंगे, लेकिन उसकी भी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। हेक्सा क्लोरोफेन ये कुछ डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल हैं। देखिए एक बात आप यहाँ जानिएगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसका कंसंट्रेशन को बहुत 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 कम रखेंगे तो एंटीसेप्टिक और थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। तो उसी में एक हमारा एग्जांपल है फिनॉल, है ना। तो देयर आर सम सबस्टेंसेस व्हिच एक्ट एज बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एग्जांपल है फिनॉल, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो किसी टिक मारिएगा फिनॉल का। अगर हमारा फिनॉल का परसेंट 0.2 हो, 0.2% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक। लेकिन वही अगर हमारा हो जाए 1%, है ना, 1% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज डिसइंफेक्टेंट। देखिए अगर फिनॉल की मात्रा बहुत ही कम होगी, मात्र 0.2%, तो वो हो जाएगा हमारा एंटीसेप्टिक। वही 1% हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आप खुद पढ़े समझ में आ जाएगा। एंटीसेप्टिक कैन इनहिबिट और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जान से मार भी सकते हैं या उनके वृद्धि को बाधित भी करते हैं। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब को जान से मार देते हैं, उनकी वृद्धि को बाधित नहीं करते हैं, वो जान से क्या करते हैं, मार देते हैं। नॉट लिखा हुआ है, नॉट हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग्स। बीइंग्स का मतलब जीव होता है, जीवित जीवों के लिए ये घातक नहीं होते हैं, लेकिन हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग, जीवित जीवों के लिए घातक होते हैं। अब कोई फर्श साफ करने वाला फिनाइल पी लेगा तो फिनाइल पिएगा तो मर जाएगा। फिनाइल का इस्तेमाल फ्लोर पे करते हैं, आदमी पे नहीं करना है। यूज्ड इन वुंड्स, कट्स, डिजीज्ड स्किन एटसेट्रा। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल हम घाव में करते हैं, कटे हुए स्थान में करते हैं, या वैसे स्किन में करते हैं जहाँ किसी प्रकार का धार खाज खुजली हो रहा हो। और इसका इस्तेमाल करते हैं यूज टू डिसइंफेक्ट फ्लोर्स, टॉयलेट्स, ड्रेन्स। मतलब डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल फ्लोर, टॉयलेट और ड्रेन को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है, कीटों को मारने के लिए किया जाता है। जीवित बीइंग पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसका एग्जाम्पल है 0.2% फिनॉल, डेटॉल एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल है 1% फिनॉल। लाइजोल, लाइजोल जो है बच्चों, लाइजोल जो है वो क्रिसॉल प्लस सोप सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। लाइजोल जो हम लोग फर्श साफ करते हैं घर का, एक क्रिसॉल प्लस सॉप सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हम लोग ड्रग के कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एनाल्जेसिक पढ़ लिए। एनाल्जेसिक तो नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक था। फिर हमारा एंटीबायोटिक ड्रग था जो बुखार में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रैंक्विलाइजर के बारे में पढ़े जो वैसे पेशेंट को दिया जाता है जो तनाव और चिंता से ग्रसित होते हैं। फिर हम लोग एंटी माइक्रोबायल ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, बाकी और भी ड्रग्स की कैटेगरी है और प्रकार हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।